नमस्कार मेरे सभी रसगुल्लों का। आज की राजस्थान जिला दर्शन में हम बात करने वाले हैं झुंझुनू जिले की, जहाँ का इतिहास, वहाँ के भूगोल, वहाँ की कला संस्कृति, मेले, ये सब हम पढ़ेंगे आज इस झुंझुनू जिले के बारे में। प्रिय विद्यार्थियों, मेरे रसगुल्लों, क्या आप जानते हैं राजस्थान का ऐसा जिला भी है जहाँ वीरता, विरासत और आस्था तीनों का संगम देखने को यहाँ पर मिलता है, जहाँ हर घर से कोई न कोई जवान देश की सेवा में जाता है। इसलिए इस जिले को सैनिकों का जिला के नाम से जाना जाता है, जहाँ की हवेलियाँ इतनी सुंदर हैं कि इनकी दीवारें भी इतिहास बोलती हैं, जिसे हम शेखावाटी की ओपन आर्ट गैलरी के नाम से पुकारते हैं। और जहाँ मौजूद हैं एक ऐसा तीर्थ लोहारगल धाम, जिसके बारे में हम कहा जाता है कि यहाँ पांडवों ने अपने पापों का प्रायश्चित किया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, झुंझुनू जिला तांबा उत्पादन के लिए भी पूरे देश में प्रसिद्ध है। खासकर वो क्षेत्र है झुंझुनू का खेतड़ी। अब सोचिए, एक ही जिले में देशभक्ति, कला संस्कृति, धार्मिक आस्था और खनिज संपदा सब कुछ एक साथ मिल जाए तो यह जगह कितनी खास होगी। तो आज हम इस क्लास में जानेंगे राजस्थान के उसी खास जिले झुंझुनू के बारे में, जहाँ हर कहानी में इतिहास है और हर जगह में पहचान है। तो प्रिय विद्यार्थियों, कहीं नहीं जाइएगा, इस क्लास को अंत तक देखिएगा। और अंत में मैं आपको जो क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रतियोगी परीक्षा में झुंझुनू जिले के बारे में, वो अंत में मैं आपसे पूछूंगा। आपको इस क्लास में तीनों का संगम यहाँ पर मिलेगा, यानी भूगोल, यहाँ के इतिहास और यहाँ की जो करंट अफेयर्स है वो भी यहाँ पर मैं देने वाला हूँ झुंझुनू जिले के बारे में। तो झुंझुनू जिला आज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सभी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, एक लाइक आप जरूर कीजिएगा। चैनल पर हमारे नए हैं रसगुल्ले, तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हम चलते हैं सबसे पहले परिचय की ओर। तो झुंझुनू जिले के परिचय के बारे में हम सबसे पहले पढ़ते हैं। तो किस चीज़ के लिए ये प्रसिद्ध है उसके बारे में हम जानेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि झुंझुनू जिला है उसे सैनिकों का जिला कहा जाता है, क्योंकि भारतीय सेना को सर्वाधिक वीर सैनिक देने के कारण इसे सैनिकों का जिला कहा जाता है। यानी थल सेना हो, वायु सेना हो या फिर जल सेना हो, उन तीनों सेनाओं में झुंझुनू जिले से हर घर से हर नौजवान निकलता है देश की सेवा के लिए। इसलिए इस झुंझुनू जिले को सैनिकों का जिला कहा जाता है। अगर मैप में इसकी पहचान देखें कहाँ है, तो आप ये जो देख रहे हैं, ये जो जिला देख रहे हैं, ये है झुंझुनू जिला। और ये शेखावाटी का सिरमौर क्यों कहा जाता है, आपको क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, शेखावाटी का सिरमौर किस जिले को कहा जाता है, तो वो है झुंझुनू जिला। और ये भव्य हवेलियों के लिए और विश्व विख्यात भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। यानी यहाँ पर अलग अलग प्रकार की हवेलियाँ मिलेगी। यहाँ पर उन हवेलियों में, यहाँ के दुर्ग किलों में भित्ति चित्र हैं, वो भी आपको मिलेंगे। इसलिए शेखावाटी का सिरमौर कहा जाता है। अगर हम नए संभाग पैटर्न के अंतर्गत आए, क्योंकि पहले जो 50 जिले थे गहलोत सरकार में, उसके बाद में 9 जिलों को निरस्त करने के बाद में अब वर्तमान में राजस्थान में 41 जिले हैं, उसमें क्या परिवर्तन आया है। तब 50 जिले थे, तब झुंझुनू को सीकर संभाग के अंतर्गत बनाया गया था, रखा गया था। अब वापस अब जो 41 जिले हैं, तो उस समय उसमें जयपुर जिले के अंतर्गत, संभाग के अंतर्गत कर दिया गया है। तो अब किस संभाग के अंतर्गत आता है, तो वो आता है जयपुर संभाग के अंतर्गत। मैं जयपुर की लोकेशन भी बता देता हूँ आपको। ये आप देख रहे हैं, ये है जयपुर जिला। तो ये जयपुर है और जयपुर संभाग के अंतर्गत आता है। पड़ोसी सीमा की बात करें तो इसकी सीमा सीकर से, और सीकर है वो ये आप देख रहे हैं,
ये आप कटोरीनुमा आकृति में ये सीकर जिले की सीमा लगती है। तो सीकर से सीमा लगती है और चूरू से, और चूरू आप ये देख रहे हैं जो उत्तर पश्चिमी सीमा है वो चूरू से लगती है। तो सीकर और चूरू दोनों जिलों से इसकी सीमा लगती है और एक स्टेट यानी राज्य से लगती है जिसका नाम है हरियाणा। तो हरियाणा से भी इन जिले की सीमा लगती है। तो यानी उत्तर पूर्वी हरियाणा से, उत्तर पश्चिमी चूरू से और दक्षिणी व दक्षिणी पूर्वी जो सीमा है वो लगती है सीकर जिले से। अब रोचक तथ्य की बात करें तो इसे तामानगरी क्यों कहा जाता है, तो ये है कि खेतड़ी है उसको तामानगरी के नाम से जाना जाता है, और खेतड़ी है वो झुंझुनू में है, क्योंकि खेतड़ी तहसील तामानगरी के रूप में प्रसिद्ध है, यानी कि इसे कॉपर सिटी या तांबा सिटी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड यानी HCL यानी जो कंपनी है जो तांबे का उत्खनन करती है जिसका नाम है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। ये क्वेश्चन पूछा जाता है अमूमन हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के बारे में, जो खेतड़ी में तांबा का उत्खनन करती है HCL, जहां से प्राचीन काल से तांबे को निकाला जाता है, यानी प्राचीन समय से लेकर के आज तक तांबे का उत्खनन है वो होता है। रोचक तथ्य 2 नंबर जो जुड़ा हुआ है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, विवेकानंद से जुड़ा हुआ है, स्वामी विवेकानंद से। और स्वामी विवेकानंद से होने की वजह से यानी इसका जो नाम था पहले वो था नरेंद्र दत्त, परंतु यहाँ खेतड़ी के महाराजा ने अजीत सिंह जी ने इसका नाम बदल करके स्वामी विवेकानंद कर दिया था। तो यानी खेतड़ी के जो महाराजा थे अजीत सिंह, और अजीत सिंह जी ने नरेंद्र दत्त को स्वामी विवेकानंद नाम दिया था। तो यानी नरेंद्र दत्त से नाम परिवर्तन होकर के किसने दिया था, अजीत सिंह ने दिया था। कौन सा नाम, स्वामी विवेकानंद नाम। और यही झुंझुनू से ही उन्होंने शिकागो धर्म सम्मेलन जो 1893 में हुआ था वहां पर अमेरिका भेजा था। तो शिकागो धर्म सम्मेलन के लिए अजीत सिंह ने ही स्वामी विवेकानंद को है वो अमेरिका शिकागो भेजा था 1893 ईस्वी में। तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था। शिकागो धर्म सम्मेलन कब हुआ था, 1893 में हुआ था। अब हम चलते हैं इसकी स्थापना और इसके इतिहास के बारे में, यानी इसकी स्थापना कब हुई थी और इसका इतिहास क्या रहा है। तो जिला कब बना और इसका नामकरण कब हुआ था। तो सबसे पहले अगर हम स्थापना की बात करें तो 15वीं शताब्दी में झुंझा या फिर जुझार सिंह नेहरा जो जाट नेता था उसके नाम के आधार पर इस जिले का नामकरण हुआ था झुंझुनू। यानी 15वीं शताब्दी की वो समय था और 15वीं शताब्दी में झुंझा या झुंझार सिंह नेहरा के नाम के आधार पर एक जाट नेता था, उसके नाम के आधार पर ही इस क्षेत्र का नाम पड़ा था झुंझुनू। और एकीकरण की बात करें तो राजस्थान एकीकरण के दौरान इसे एक स्वतंत्र जिले का स्वरूप मिला था। तो यानी एकीकरण होने के बाद में झुंझुनू को एक अलग से स्वतंत्र जिले की घोषणा की गई थी। पहले किस शासन में था, यानी किसके अंतर्गत ये झुंझुनू क्षेत्र आता था, तो ये नवाबों का शासन था यहाँ पर। और नवाबों का शासन था वो 1450 ईस्वी में मोहम्मद खान और शमस खान चौहान, यानी मोहम्मद खान और शमस खान ने चौहानों को हराया था। यानी चौहान राजवंश का जो शासन था और चौहान राजवंश शासन को हरा करके इन्होंने मोहम्मद खान और हसम खान ने यहाँ पर शासन किया था, जिसे बोलते हैं नवाबों का शासन। और ये झुंझुनू के पहले नवाब बने थे और नवाबों का जो शासन है वो 280 वर्ष तक चला था। तो यानी जो नवाबों का जो शासन चला था 1450 से लेकर के, तो वो चला था 280 वर्ष तक। ऐतिहासिक महत्व की बात करें तो शार्दुल सिंह का महत्व बहुत महत्वपूर्ण है झुंझुनू के लिए। यानी राजपूत आधिपत्य, यानी 1730 और 1730 ईस्वी में ठाकुर शार्दुल सिंह ने नवाबों को हरा करके झुंझुनू पर अधिकार कर लिया था। यानी 1450 से लेकर के 1730 तक इन नवाबों का अधिकार था झुंझुनू पर। और 1730 ईस्वी में ठाकुर शार्दुल सिंह ने उन नवाबों के साथ में युद्ध किया था, उसे परास्त करके यहाँ पर राजपूतों का अधिकार स्थापित हो गया था। उसके बाद में यहाँ से पंचपाना जो नाम है वो प्रसिद्ध है। और पंचपाना किसे कहा जाता है, क्योंकि शार्दुल सिंह की जब मृत्यु हुई थी और मृत्यु के बाद उनके 5 पुत्र थे और जो उनकी संपूर्ण जो संपत्ति थी वो उन 5 पुत्रों में बांटी गई थी।
और वो संपत्ति बांटने के बाद ये नाम फेमस हो गया था पंचपाना, और पंचपाना कहा जाता है क्योंकि शार्दुल सिंह की जो संपूर्ण संपत्ति थी अपने 5 पुत्रों में बांट दी गई थी, इसलिए इसे पंचपाना के नाम से जाना जाता है। और एक क्वेश्चन पूछा भी जाता है, पंचपाना नाम किस शासक के अंतर्गत जुड़ा हुआ है? शार्दुल सिंह के नाम के, किस जिले से? तो वह झुंझुनू से। उसके बाद में स्वतंत्रता संग्राम में किस तरह से झुंझुनू का योगदान रहा है? तो वीरता का इतिहास, और वीरता के इतिहास में आज़ादी के प्रजामंडल आंदोलनों में इस जिले का ऐतिहासिक योगदान भी रहा है। और प्राचीन समय में इसे मत्स्य जनपद और ब्रह्म ऋषि देश का हिस्सा माना जाता था। यानी प्राचीन समय में ये मत्स्य जनपद के अंतर्गत आता है झुंझुनू, और ब्रह्म ऋषि देश का हिस्सा है वो जाना जाता है, यानी ब्रह्म ऋषि के नाम से इस जिले की पहचान थी। तो ये इसकी स्थापना और इतिहास है। अब प्रिय विद्यार्थियों हम पढ़ते हैं भौगोलिक स्थिति के बारे में। झुंझुनू जिले की अगर भौगोलिक स्थिति की बात करें तो सबसे पहले अक्षांश और देशांतर आते हैं। और अक्षांश की बात करें तो 27 डिग्री 38 मिनट से लेकर के 28 डिग्री 31 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये इसका अक्षांशीय विस्तार रहता है झुंझुनू जिले का। देशांतरीय विस्तार की बात करें तो देशांतरीय विस्तार 75 डिग्री 02 मिनट से लेकर के 76 डिग्री 06 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य इसका देशांतरीय विस्तार है। औसत ऊंचाई की बात करें तो समुद्र तल से लगभग 300 से 450 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है वो रहती है, यानी समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है 300 से 450 मीटर की ऊंचाई। अब हम पढ़ते हैं इसका क्षेत्रफल और नया प्रशासनिक ढांचे की अगर बात करें तो इसका झुंझुनू का कुल क्षेत्रफल है वो 5928 किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर है। तो 5928 वर्ग किलोमीटर इनका कुल क्षेत्रफल रहता है झुंझुनू का। प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें तो राज्य सरकार के नए राजपत्र के अनुसार पुनर्गठित झुंझुनू जिले में अब 9 उपखंड और 12 तहसीलें हैं। यानी झुंझुनू में अब वर्तमान में जो वापस 41 जिले बनाए गए हैं और 41 जिले का जो पुनर्गठन हुआ है, तो झुंझुनू जिले में अब 9 उपखंड और 12 तहसीलें मौजूद हैं। अगर उन 12 तहसीलों में हम नाम की बात करें कौन कौन सी तहसीलें हैं, तो इसमें झुंझुनू, गुडागोड़जी, नवलगढ़, बुहाना, चिड़ावा, मंडावा, बिसाऊ, मलसीसर, सूरजगढ़, पिलानी, खेतड़ी और उदयपुरवाटी, ये इसकी झुंझुनू जिले की तहसीलें हैं। और अगर बात करें खेतड़ी और उदयपुरवाटी की, तो ये पहले नीम के थाने में मिलाया गया था और पुनर्गठन के बाद में वापस है वो झुंझुनू में पुनः मिला दिया गया है। अब अगर पड़ोसी जिले और राज्य की चर्चा करें तो पड़ोसी राज्य है कौन सी सीमा बनाते हैं अंतर्राज्यीय सीमा, तो उत्तर पूर्व में हरियाणा बनाता है। और उत्तर पूर्व हरियाणा में किसकी सीमा लगती है, किस जिले की, तो वह हिसार और महेंद्रगढ़ जिले की सीमा झुंझुनू जिले से लगती है। उसके बाद में पड़ोसी जिले की बात करें तो उत्तर पश्चिम में चूरू, दक्षिण पश्चिम में सीकर जिले की सीमा है वो लगती है। तो 2 जिले की और 1 स्टेट से है वो झुंझुनू जिले की सीमा लगती है। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम 4 नंबर पर चलते हैं पर्यटन स्थल और ऐतिहासिक स्थान के बारे में। और पर्यटन स्थल और ऐतिहासिक स्थान की अगर चर्चा करें तो यहाँ पर शेखावाटी महल, जिसे शेखावाटी का हवा महल के नाम से जाना जाता है, जो इसका निर्माण जो करवाया गया था वो था 1770 ईस्वी में। किसने करवाया था? ठाकुर भोपाल सिंह जी ने करवाया था। तो ठाकुर भोपाल सिंह ने 1770 ईस्वी में खेतड़ी के जो महल है, जिसे शेखावाटी का हवा महल के नाम से जाना जाता है, इसका निर्माण करवाया था। और इसकी विशेषता क्या रही है शेखावाटी महल की, तो इसमें कोई खिड़की या दरवाजे नहीं है, यानी किसी तरह की खिड़की या दरवाजे नहीं बनाए गए हैं। और छत पर जाने के लिए रैंप बनाया गया है। रैंप यानी सीढ़ी नहीं बनाया गया, जिस तरह से वाहन ऊपर की ओर लेके जाने के लिए जिस तरह से रैंप बनाया जाता है, उस तरह से आप ये डायग्राम भी देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह का रैंप। तो यानी ऊपर जाने के लिए इस तरह से रैंप बनाया गया है, किसी तरह की कोई सीढ़ी का प्रयोग है वो नहीं किया गया है, तो रैंप का प्रयोग किया गया है। और सवाई प्रताप सिंह जो जयपुर के शासक थे, और सवाई प्रताप सिंह ने
इसी महल से प्रेरित होकर के जयपुर में हवा महल बनाया था। तो यानी जो शेखावाटी का जो हवा महल, जिसे खेतड़ी महल के नाम से जाना जाता है, इससे प्रेरित होकर जयपुर के जो महाराजा थे सवाई प्रताप सिंह, प्रेरित होकर के जयपुर में हवा महल का निर्माण करवाया गया था। अगर हम सभ्यता की बात करें तो यहाँ पर सभ्यता है सुनारी सभ्यता, और सुनारी सभ्यता बहुत महत्वपूर्ण है, झुंझुनू जिले से संबंधित है। तो अगर स्थान की बात करें सुनारी सभ्यता किस नदी के पास में है, तो वह कांतली नदी। तो याद रखना, कांतली नदी के तट पर सुनारी सभ्यता पनपी थी, विकसित हुई थी। और इसकी विशेषता क्या है, ये एक लोहे युगीन सभ्यता है, यानी सबसे ज़्यादा जो प्रयोग हुआ था वो लोहे का हुआ था, इसलिए इसे लोहे युगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। और यह भारत में लोहे गलाने की सबसे, यानी लोहे को गलाने की सबसे प्राचीन भट्टियाँ यहाँ से प्राप्त हुई है, और मौर्यकालीन अवशेष भी मिले हैं। तो यानी सबसे पहले जो प्राचीन भट्टियां हैं लोहे गलाने की, वो कहाँ से प्राप्त हुई थी, वो सुनारी सभ्यता झुंझुनू से प्राप्त हुई है। इसके साथ साथ में जो मौर्यकालीन अवशेष जो मिले हैं वो कौन सी सभ्यता से मिले हैं, वो है सुनारी सभ्यता। सुनारी सभ्यता कहाँ विकसित हुई थी, कांतली नदी के तट पर विकसित हुई थी। और इसे कौन सी सभ्यता माना जाता है, तो ये है लोहे युगीन सभ्यता के नाम से। अब हम अगर इसके दुर्ग और किले की चर्चा करें तो यहाँ पर बादलगढ़ का किला, और बादलगढ़ का जो किला है वो झुंझुनू में है, और झुंझुनू शहर का प्रमुख और ऐतिहासिक और अत्यंत मजबूत किला माना जाता है। यानी बादलगढ़ का जो किला है वो झुंझुनू शहर का सबसे मजबूत किला और ऐतिहासिक किला माना जाता है। इसके साथ साथ में डुडलोद का किला भी झुंझुनू में है, जो अपनी मजबूत प्राचीर और शेखावाटी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, और ये एक पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र भी माना जाता है, क्योंकि इस किले की प्राचीर यानी जो दीवार है वो बहुत मजबूत है, और यहाँ पर वास्तुकला इतनी अच्छी की गई है कि यहाँ पर पर्यटन इन्हें देखने के लिए देशों से और विदेशों से, यानी देशी और विदेशी दोनों प्रकार के पर्यटन यहाँ पर आते रहते हैं। अन्य प्रमुख स्थल की बात करें, यानी हवेलियों की बात करें, तो जयपुर में मंडावा की हवेलियां स्थित हैं। और मंडावा की हवेलियां किसके लिए जानी जाती है, तो इसे ओपन आर्ट गैलरी के नाम से जाना जाता है। यानी ओपन आर्ट गैलरी के नाम से क्यों जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो हवेलियां बनाई गई है वहाँ पर इतने शानदार डिजाइन और चित्र बनाए गए हैं, और यहाँ का इतिहास यहाँ पर स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है, इसलिए इसे बोलते हैं ओपन आर्ट गैलरी। यानी हर कोई है इन चित्रों को देख सकता है और समझ सकता है। इसके साथ साथ में ईश्वरदास मोदी व टी बड़ेवाल हवेली भी झुंझुनू में ही स्थित है, और अपनी 100 से अधिक खिड़कियों और बेजोड़ भित्ति चित्रों के लिए विश्वविख्यात हैं। यानी अपनी 100 से अधिक खिड़कियां जो ईश्वरदास मोदी व टी बड़ेवाल की हवेली है उसमें बनी हुई है, जो उसके साथ साथ में यहाँ के जो भित्ति चित्र है वो विश्वविख्यात, यानी विश्व में भी अपनी पहचान रखते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है पर्यटन स्थल और ऐतिहासिक स्थान झुंझुनू जिले से संबंधित। अब हम 5 नंबर पॉइंट पर चलते हैं, मंदिर और धार्मिक स्थल के बारे में। झुंझुनू के मंदिर और धार्मिक स्थल की अगर चर्चा करें तो इसे धरती का पहला तीर्थ यानी लोहारगल जो धाम है वो जाना जाता है, जिसे धरती का यानी पृथ्वी का पहला तीर्थ के नाम से पुकारा जाता है इसे। अगर इसकी स्थिति की बात करें कहाँ है ये, तो ये नवलगढ़ से 25 किलोमीटर दूर माल व केतु पर्वत की तलहटी में स्थित है। यानी माल, ये आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये माल पर्वत है और ये केतु पर्वत है। और माल और केतु जो पर्वत है इनकी तलहटी यानी बीच का जो क्षेत्र है वहाँ पर लोहारगल धाम मौजूद है, जो एक तीर्थ स्थल है। और इसका महत्व क्या है, ग्रंथों के अनुसार यह पृथ्वी का प्रथम तीर्थ माना जाता है, जिसे ब्रह्मा सरोवर के नाम से पुकारा जाता है। यानी पृथ्वी का पहला तीर्थ यानी ब्रह्म सरोवर के नाम से पुकारा जाता है, जहाँ पर भगवान विष्णु का प्रथम जो मत्स्य अवतार हुआ था वो यहीं पर माना जाता है।
यानी भगवान विष्णु का जो मत्स्य अवतार हुआ था तो वो इसी से माना जाता है। जो प्रथम सरोवर है यानी ये जो झील है, तालाब है, इसी से माना जाता है। इसके बाद में सूर्य कुंड और पांडव, उनका क्या संबंध है झुंझुनू जिले से। जो पांडवों का अज्ञातवास था और पांडवों का अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने अपने अज्ञातवास का कुछ समय है वो यहीं बिताया था झुंझुनू जिले में। और अस्त्र पिंगलना, अस्त्र क्यों पिंगल गए थे तो यानी सूर्य कुंड में स्नान के दौरान, यानी सूर्य कुंड में जब स्नान किया गया था किसने, अर्जुन ने और भीम ने। और अर्जुन का गांडीव और भीम की जो गदा थी वो पानी में पिंगल गई थी यानी गल गई थी। यानी जब स्नान करने के लिए गए थे तो वो उनके साथ में गांडीव थी, अर्जुन के साथ में जो धनुष था, और भीम के साथ में अपनी गदा थी। तो उन सहित वो स्नान कर रहे थे तो वो गांडीव वो पूरी तरह से पिंगल गई थी। और जो भीम का जो गदा थी वो भी पिंगल गई थी, इसलिए इसे यानी गल गई थी। तो यानी अस्त्र पिंगलना के नाम से भी जाना जाता है, या लोहा गलने के कारण इसका नाम है वो लोहारगल पड़ गया था। तो इस सरोवर का जो नाम है वो लोहे के गलने से या अस्त्र शस्त्र पिंगलने से इसका नाम है वो लोहारगले पड़ गया था। इसके साथ साथ में झुंझुनू जिले में रानी सती मंदिर है, उसके लिए भी जाना जाता है। प्रसिद्ध मंदिर की बात करें तो झुंझुनू शहर में स्थित 400 साल पुराना यह मंदिर देश के सबसे बड़े सती मंदिरों में से एक है। यानी रानी सती का जो मंदिर है वो आज से 400 साल पुराना मंदिर है, और ये राज्य का यानी देश का भी सबसे बड़ा सती मंदिर में से एक है। सती क्या होती है, यानी जब प्राचीन समय में जो सती प्रथा थी और जब पति की मृत्यु होने के बाद में पत्नी, जीवित पत्नी को है वो उनके साथ में चिता में जलना पड़ता था, तो यानी उसके आधार पर रानी सती हुई थी, और उनके नाम के आधार पर यहाँ पर रानी सती का है वो मंदिर बनाया गया था, जो आज से 400 साल पुराना मंदिर है। अगर इसके महत्व की बात करें तो ये अग्रवालों की कुल देवी मानी जाती है। यानी जो अग्रवाल है, यानी जिसे बनिया बोलते हैं, अग्रवाल बनिया, उनकी कुल देवी माना जाता है। और ये मारवाड़ी संस्कृति में स्त्री शक्ति का महान प्रतीक माना जाता है। यानी जो मारवाड़ी संस्कृति है, और मारवाड़ी संस्कृति में महिला को एक शक्ति का प्रतीक माना जाता है, जो महान आस्था का केंद्र है रानी सती मंदिर। अन्य प्रमुख धार्मिक स्थल की बात करें झुंझुनू के जिले के, तो यहाँ पर शाकंभरी माता का मेला भी भरता है। और शाकंभरी माता का मेला है वो पहाड़ियों के बीच स्थित है, और ये प्राचीन शाकंभरी देवी शक्तिपीठ की पूजा होती है। यानी ये पहाड़ियों के बीच में बनाया गया है जो प्राचीन शाकंभरी देवी का मंदिर है यहाँ पर। इसके साथ साथ में रामदेव जी का जो मंदिर है वो भी झुंझुनू में है, जो नवलगढ़ में स्थित है, जहाँ प्रतिवर्ष बाबा का विशाल लक्खी मेला बढ़ता है। तो रामदेव जी का लक्खी मेला है वो कहाँ बढ़ता है, नवलगढ़ झुंझुनू जिले में भरा जाता है। इसके साथ साथ में परशुराम यज्ञ वेदी जो मेला है वो भी झुंझुनू में है, जो लोहारगल में, जहाँ पितर तर्पण का विशेष महत्व है। यानी पिता का जो स्नान है वो यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ महत्व रखता है, इसलिए इसे पितर तर्पण का विशेष महत्व माना जाता है परशुराम यज्ञ वेदी के नाम से। तो ये थे यहाँ के मंदिर और धार्मिक स्थल। अब आपके लिए 6 नंबर पॉइंट है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और इसमें मेले और संस्कृति पढ़ेंगे, कब कौन सा मेला भरा जाता है और किस तरह की झुंझुनू जिले की संस्कृति है। तो लोहारगल यानी 24 कोसीय परिक्रमा, यानी 24 कोस की जो परिक्रमा है वो किस तरह से की जाती है। प्रमुख परिक्रमा की अगर बात करें तो प्रतिवर्ष भाद्रपद मास में लाखों श्रद्धालु 24 कोसीय यानी 72 किलोमीटर परिक्रमा करते हैं। यानी 24 कोस यानी 72 किलोमीटर की जो दूरी तय करते हैं, और ये कब की जाती है, भाद्र मास में यानी भाद्रपद में की जाती है। और यहाँ पर बहुत बड़ा ये परिक्रमा होती है, और देश विदेश से ये लोग यहाँ पर आते हैं। और यह गोगा नवमी से शुरू होती है, और गोगा नवमी से लेकर के भाद्रपद में भाद्रपद की अमावस्या तक सूर्य कुंड स्नान के साथ में ये संपन्न हो जाती है। यानी जो गोगा नवमी है भाद्रपद में आती है, और गोगा नवमी से ये यहाँ पर शुरुआत होती है इस 24 कोसीय परिक्रमा की।
और भाद्रपद जो अमावस्या होती है तब तक ये चलती है। और यहाँ पर सूर्य कुंड में अंत में स्नान किया जाता है और स्नान करने के बाद में वो पवित्र स्नान होता है, उसके बाद में ये परिक्रमा समाप्त हो जाती है, संपन्न हो जाती है। रानी सती का जो लक्खी मेला है वो कब बढ़ता है? इसका आयोजन है वो हर वर्ष भाद्रपद में अमावस्या के होता है और भाद्रपद में अमावस्या को यहाँ पर विशाल मेला भरता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, रानी सती लक्खी मेला कब भरा जाता है? भाद्रपद अमावस्या को भरा जाता है। और यहाँ पर देश विदेश के श्रद्धालु है वो मारवाड़ी संस्कृति के इस भव्य मंगल पाठ में हिस्सा लेने आते हैं। यानी यहाँ पर मारवाड़ी संस्कृति की अलग पहचान है और मारवाड़ी संस्कृति को देखने के लिए भारत में ही नहीं विदेशों से भी पर्यटन के रूप में यहाँ पर लोग आते हैं और इस संस्कृति से जुड़ते हैं। इसके साथ साथ में रामदेव जी का वह हस्तशिल्प मेला की अगर बात करें तो सबसे पहले रामदेव जी मेला है वो नवलगढ़ में भाद्रपद शुक्ल दशमी को भरा जाता है और यहाँ पर नवलगढ़ में एक विशाल मेले का आयोजन होता है और जिसे रामदेव जी का मेला कहा जाता है। इसके साथ साथ में शेखावाटी हस्तशिल्प मेला की बात करें, यानी यहाँ पर शेखावाटी में हाथ से बनाई हुई जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर प्राप्त होती है। और आबू शहर में जनवरी माह में पारंपरिक ग्रामीण खेलों और कला को बढ़ावा देने के लिए आयोजन किया जाता है। तो यानी शेखावाटी क्षेत्र में और शेखावाटी क्षेत्र का जो झुंझुनू का आबू शहर है, आबूसर, और आबूसर में जनवरी का यानी और जनवरी के महीने में यहाँ पर इस मेले का आयोजन किया जाता है। इसके साथ साथ में स्थानीय संस्कृति की बात करें या भित्ति चित्रों की बात करें तो सबसे पहले कला व संस्कृति की अगर चर्चा करें तो झुंझुनू है वो शेखावाटी चित्रकला शैली का हृदय माना जाता है। यानी शेखावाटी है वो चित्रकला शैली का हृदय माना जाता है, शेखावाटी झुंझुनू है वो। और यहाँ की जो हवेलियों पर प्राकृतिक रंगों से बने भित्ति चित्र यानी प्राकृतिक रंग से बनाए गए हैं और उनमें डिजाइन किया गया है, ये पौराणिक कथाओं और लोक जीवन शैली को दर्शाता है। तो अपने आप में ये एक अपनी विशेष पहचान रखते हैं। तो ये थी यहाँ के मेले और यहाँ की संस्कृति के बारे में। प्रिय विद्यार्थियों, हम नेक्स्ट चलते हैं और यहाँ की कृषि और फसलों के बारे में चर्चा करते हैं कि किस तरह की कृषि होती है और कृषि के साथ साथ में कौन कौन सी फसलों का इस कृषि में उत्पादन होता है। तो खरीफ की प्रमुख फसलों की चर्चा करें तो खरीफ की फसलें मानसून आधारित है और यहाँ की अर्थव्यवस्था भी कृषि पर ही निर्भर है। और मानसून के समय यहाँ पर बाजरा, ग्वार, मूंग और मोठ की कृषि की जाती है। और खाद्यान्न फसलों में मुख्य रूप से बाजरा की कृषि है वो सबसे ज़्यादा झुंझुनू जिले में ही होती है। रबी फसलों में अगर बात करें तो यहाँ पर सर्दियों की जो फसल है वो सिंचाई सुविधाएं यहाँ पर प्राप्त है और सिंचाई की वजह से शीत ऋतु में यहाँ पर गेहूँ, सरसों, चना, जौ का उत्पादन होता है। और जिले का दक्षिणी पूर्वी भाग कृषि के लिए अत्यंत उपजाऊ माना जाता है क्योंकि वहाँ पर दोमट मृदा है और दोमट मृदा की वजह से यहाँ पर उपजाऊ क्षेत्र है। यहाँ पर किस प्रकार की मृदा सोइल पाई जाती है तो रेतीली मिट्टी है वो जिले के उत्तर पश्चिमी भाग में पाई जाती है और ये मरुस्थल का विस्तार है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में झुंझुनू के, तो वहाँ पर रेतीली मृदा है। लाल दोमट मिट्टी की बात करें तो वो कांतली नदी बेसिन का क्षेत्र है और अरावली के जो पूर्वी हिस्सों में यानी नवलगढ़ और खेतड़ी का जो क्षेत्र है वहाँ पर उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी यानी लाल मिट्टी पाई जाती है, इसलिए वहाँ पर सबसे ज़्यादा कृषि का और फसलों का उत्पादन किया जाता है। इसके साथ साथ में सिंचाई व्यवस्था की बात करें तो सिंचाई व्यवस्था में ये सिंचाई व्यवस्था के लिए चुनौती है क्योंकि सिंचाई के साधन मुख्य रूप से कुओं और ट्यूबवेल के द्वारा की जाती है और कुओं और ट्यूबवेल से सबसे ज़्यादा सिंचाई होने के वजह से भूजल स्तर है वो वर्तमान में लगातार नीचे जा रहा है। इसके बाद में डार्क जोन एक चुनौती है क्योंकि भूमिगत जल स्तर है वो लगातार नीचे जा रहा है जिससे वर्षा आधारित कृषि अधिक होती है क्योंकि जल स्तर नीचे जाने की वजह से कुएं और ट्यूबवेल है वो अधिकतम है वो सूख चुके हैं, उनमें पानी नहीं है, इसलिए वो क्षेत्र है वो वर्तमान में वर्षा पर ही निर्भर है
क्योंकि जब मानसून का दौर आता है जब सबसे ज़्यादा कृषि की जाती है। प्रिय विद्यार्थियों, 8 नंबर हमारा जो पॉइंट रहेगा नदियाँ और सिंचाई है, और इसके बाद में मैं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, तो कहीं नहीं जाइएगा। नदियाँ और सिंचाई की अगर चर्चा करें तो प्रमुख नदी यहाँ की है वो है कांतली नदी, और कांतली नदी की चर्चा करें तो आंतरिक प्रवाह होता है, और आंतरिक प्रवाह में यह झुंझुनू की सबसे प्रमुख मौसमी नदी है। कांतली नदी है वो आंतरिक नदी है, और आंतरिक नदी होने की वजह से ये एक मौसमी नदी है, क्योंकि वर्षा ऋतु में ही इसमें जल आता है, अन्यथा ये नदी सूख जाती है। और ये खंडेला की पहाड़ियों से निकल करके जिले को 2 भागों में बांटती है। जो आप ये देख सकते हैं, यहाँ से खंडेला की जो पहाड़ियाँ इन पहाड़ियों से निकलती है और इस तरह से ये प्रवाहित होती है कांतली नदी, और इस जिले को 2 भागों में विभाजित कर देती है। और इस नदी के किनारे प्राचीन जो सभ्यता थी, सुनारी सभ्यता यहाँ पर विकसित हुई थी। जो सुनारी सभ्यता है उसी नदी के तट पर विकसित हुई थी। अन्य बरसाती नदियों की अगर बात करें कांतली के अलावा, तो जिले में वर्ष भर बहने वाली कोई प्राकृतिक नदी नहीं है। ऐसी नदी नहीं है जो वर्ष भर है वो इनका जल है वो प्रवाहित हो। परंतु कांतली के अलावा सुख नदी, दोहाऊ नदी, चंद्रावती और साहिबी जैसी मौसमी नदियां केवल वर्षा ऋतु में ही बहती हैं। तो यानी कांतली के अलावा है वो सुख नदी है, दोहाऊ नदी है, चंद्रावती नदी है और साहिबी जैसी मौसमी नदियां, यानी वर्षा के समय यहाँ पर जल है वो आता है। अगर प्रमुख बांध की बात करें, कौन कौन से बांध बनाए गए हैं, तो यहाँ पर अजीत सागर बांध का निर्माण किया गया है जो खेतड़ी में स्थित है, और ये जिले का प्रमुख बांध है। यानी अजीत सागर जो बांध है वो खेतड़ी में बनाया गया है, वो प्रमुख बांध है जो पेयजल और सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध करवाता है। और इसके साथ साथ में कोट बांध भी है, और उदयपुर वाटी जो तहसील है झुंझुनू जिले की, और उदयपुर वाटी क्षेत्र का महत्वपूर्ण बांध माना जाता है। तो उदयपुर वाटी में जो कौन सा बांध है वो है कोट बांध। पन्नालाल सहायक तालाब है वो झुंझुनू जिले में है, और वो खेतड़ी में जल संरक्षण का एक उत्कृष्ट ऐतिहासिक उदाहरण है। और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है पन्नालाल सहायक तालाब कहाँ है, तो वो है खेतड़ी झुंझुनू में। इसके साथ साथ में जिले में जल संरक्षण की बात करें तो प्राकृतिक झील यहाँ पर नहीं पाई जाती है, कोई भी ऐसी झील नहीं है जो प्राकृतिक है, क्योंकि जिले में कोई बड़ी मीठी या खारे पानी की झील नहीं है। यानी किसी तरह की ये न तो मीठे जल की और न ही खारे जल की है, वो किसी तरह की प्राकृतिक झील नहीं है। परंतु यहाँ पर जल संरक्षण है वो सबसे ज़्यादा किया जाता है। शेखावाटी के पारंपरिक जोहड़ यानी कच्चे जो कुएं हैं, बावड़ियाँ जैसे चेतनदास की बावड़ी और कुंड सिंचाई के प्रमुख आधार हैं। जब वर्षा का जल होता है उनमें संरक्षण किया जाता है, और उसमें प्रमुख बावड़ी की अगर बात करें यानी जोहड़ की बात करें तो चेतनदास की बावड़ी यहाँ की मुख्य बावड़ी मानी जाती है, जहाँ पर अन्य छोटे तालाब या कुएं हैं जिनके माध्यम से जल का संरक्षण किया जाता है। और जब वर्षा ऋतु नहीं होती है उस समय उस जल का उपयोग है पेयजल के रूप में और सिंचाई के रूप में किया जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये थी आज की क्लास, बहुत महत्वपूर्ण क्लास थी आपके लिए झुंझुनू जिले से संबंधित। अब समय है अंत में आपके लिए वो 5 क्वेश्चन जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, जो आपके लक्ष्य को निर्धारित करते हैं। और अगर इन क्वेश्चनों में देखें सबसे जरूरी क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन है शेखावाटी का हवा महल किसे कहा जाता है और इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका आंसर देखिए, ये खेतड़ी महल है और इसका निर्माण 1770 ईस्वी में ठाकुर भोपाल सिंह ने करवाया था, और इसमें कोई खिड़की और दरवाजे नहीं है। तो पहला क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस स्थान के सूर्य कुंड में पांडवों के अस्त्र शस्त्र गल यानी पिघल गए थे, यानी गलना या पिघल गए थे? तो वो है लोहारगल धाम झुंझुनू में, और इसी ऐतिहासिक घटना के कारण इस तीर्थ को क्या नाम दिया गया था? लोहारगल, यानी लोहा प्लस गलना, इसलिए लोहारगल के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, वर्तमान पैटर्न के अनुसार झुंझुनू जिले में कितनी तहसीलें हैं और ये किस संभाग में आता है?
नवीनतम राजपत्र के अनुसार अब 12 तहसीलें हैं और अब वर्तमान में अब जयपुर संभाग के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, तो वर्तमान में किस संभाग के अंतर्गत आता है? जयपुर संभाग के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्राचीन लोहे की भट्टियों वाली सुनारी सभ्यता किस नदी पर है? तो वो है कांतली नदी के किनारे। तो प्राचीन जो लोहे युगीन भट्टियां जो बनाई गई है, जो भट्टियों वाली जो सभ्यता है, सुनारी सभ्यता, वो किस नदी के किनारे है? तो वह है कांतली नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्वामी विवेकानंद का नाम झुंझुनू के किस शासक ने दिया था? तो वो था खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह ने। तो अजीत सिंह ने स्वामी विवेक का नाम है वो दिया था। 1893 में इसे शिकागो धर्म सम्मेलन के लिए भी भेजा था। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये थे आज के क्लास, जिसमें हमने यहाँ के इतिहास, यहाँ की भूगोल और करंट के बारे में हमने पढ़ा। और मैं आशा करता हूँ